सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप रीट भर्ती परीक्षा या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की शिक्षण विधियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि रीट भर्ती से संबंधित या सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी शिक्षण विधियों के टॉपिक्स हैं वो हमने तैयार करके हमारे YouTube चैनल पर डाले हैं। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि चैनल पर प्लेलिस्ट आती है। उस प्लेलिस्ट में शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस क्रमानुसार डाले गए हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस क्रम से डाले गए हैं। आपको पहले भाग से शिक्षण विधियों को पढ़ना शुरू करना चाहिए। पहले भाग को पूरा करने के बाद ही अगले भाग पर आप बढ़ेंगे तो शिक्षण विधियों को सही तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप क्रमानुसार इन वीडियोस को देखें और उन वीडियोस के आधार पर अपने खुद के नोट्स तैयार करें। मैं समझता हूं यदि आपने पूरा वीडियो देखा, पूरे वीडियोस के आधार पर अपने नोट्स तैयार कर लिए तो फिर आपको शिक्षण विधियों के लिए अन्य किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अलग अलग पुस्तकों से इन शिक्षण विधियों के नोट्स तैयार किए हैं। उनके आधार पर मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि यदि वास्तव में आप मन से तैयारी करना चाहते हैं तो पूरे वीडियोस देखें और खुद के नोट्स बनाएं, तो आपको शिक्षण विधियों के लिए कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। चलिए आज हम लेते हैं शिक्षण विधियों का 31वां भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई योजना या इकाई विधि के बारे में कि इकाई योजना क्या है, इकाई विधि क्या है। देखिए, कोई भी शिक्षक विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाता है तो एक शिक्षक को, एक विषयाध्यापक को सामान्यतः 3 प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती है। एक होती है वार्षिक योजना, एक इकाई योजना और एक दैनिक पाठ योजना। वार्षिक योजना क्या है कि शिक्षक को वर्ष भर में क्या काम करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक का किस तरीके से विभाजन करके वो पढ़ाएगा। तो वर्ष भर की योजना एक साथ बना लेता है कि जुलाई माह में मुझे इतने पाठ पढ़ाने हैं, अगस्त में मैं इन पाठों को पढ़ाऊंगा या इस पाठ्य वस्तु को पूरा करूंगा। इस प्रकार से जुलाई से लेकर के लगभग मार्च तक का ये पाठ्यक्रम विभाजन होता है। उसके बाद में परीक्षाएं, छुट्टियां हो जाती हैं। तो जो ये विभाजन किया जाता है वर्ष भर का एक साथ, उसे हम वार्षिक योजना कह देते हैं। फिर वार्षिक योजना बनाने के बाद में पाठ्य पुस्तक के अलग अलग पाठ हैं, वह एक पूरे पाठ की योजना एक साथ बनाता है कि इस पाठ को मुझे कैसे पढ़ाना है। तो पहले वह पाठ का अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद छोटी छोटी उप इकाइयों में उस पाठ का विभाजन करता है और फिर उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करके पढ़ाने की जो योजना बनाता है, उस योजना को हम इकाई योजना के नाम से पुकार देते हैं। फिर पाठ की पूरी योजना एक साथ बनाने के बाद, इकाई योजना एक साथ बनाने के बाद में वह प्रतिदिन किसी एक इकाई को लेता है और 1 या 2 इकाइयों को लेकर के या 1-2 उप इकाइयों को लेकर के कक्षा कक्ष में उनको प्रस्तुत करता है। तो कक्षा कक्ष के 40 मिनट के कालांश में जो वह पढ़ाता है उसे दैनिक पाठ योजना कह देते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इकाई योजना के बारे में। तो इकाई योजना क्या है कि कोई भी शिक्षक अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी अध्याय या पाठ का चयन करता है, उस पूरे पाठ को एक साथ पढ़ता है, पढ़ने के बाद में उसका छोटी छोटी उप इकाइयों में विभाजन करता है और उप इकाइयों में विभाजन करने के बाद पूरे पाठ को प्रस्तुत करने की एक साथ योजना बनाता है। उस प्रकार की योजना को ही इकाई योजना कह देते हैं। यह योजना लगभग सप्ताह भर की हो सकती है या इससे कुछ अधिक समय की भी
भी हो सकती है। पूरे सप्ताह या अधिक समय तक की पूरे पाठ की योजना एक साथ बनाई गई है, उसे ही इकाई योजना कह देते हैं। इस इकाई योजना का ये जो शब्द है वो शब्द शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1920 ईस्वी से आया हुआ माना जाता है। 1920 ईस्वी में हर्बर्ट के द्वारा इकाई शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाठ योजना के रूप में किया गया था। उसके बाद में 1926 ईस्वी में H.C. मॉरिसन नामक एक विद्वान हुए। उस H.C. मॉरिसन के द्वारा इसको इकाई विधि के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दिया गया। यह इकाई योजना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है। उस गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता सिद्धांत पर कार्य करती है कि पूरे पाठ को समग्र रूप से पढ़ा जाएगा, फिर उसका शिक्षण करवाया जाएगा। तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता सिद्धांत पर आधारित योजना मानी जाती है। अब क्या है इसके बारे में, इसी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन हैं। तो इकाई योजना या इकाई विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं H.C. मॉरिसन। मॉरिसन इसके प्रतिपादक हैं। क्या होता है ये, देखिए पहले कितनी योजनाएं विद्यालय में बनाई जाती हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो एक विषयाध्यापक विद्यालय में शिक्षण के लिए प्रायः 3 प्रकार की योजनाएं बनाता है। 3 प्रकार की योजनाएं कौन कौन सी होती हैं? एक वार्षिक योजना, एक इकाई योजना, एक दैनिक पाठ योजना। वार्षिक योजना क्या है कि संपूर्ण पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम की वर्ष भर की एक साथ योजना बनाना ही वार्षिक योजना कहलाती है। कोई भी विषयाध्यापक है, उससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है या पाठ्यक्रम है उसकी वर्ष भर की वह एक साथ योजना बना रहा है तो उसे ही वार्षिक योजना कह देते हैं। फिर इकाई योजना दूसरे नंबर पर आती है। क्या है कि पाठ्य पुस्तक के एक संपूर्ण अध्याय या पाठ को पढ़ाने की एक साथ जो योजना बनाई जाती है उसे हम इकाई योजना कह देते हैं। और दैनिक पाठ योजना तीसरे नंबर पर है। ये क्या है कि किसी पाठ के एक या 2 शिक्षण बिंदुओं को एक कालांश में पढ़ाने की जो योजना बनाई जाती है उसको हम दैनिक पाठ योजना कह देते हैं। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं मुख्य रूप से एक शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है, वार्षिक योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना। अब इकाई योजना क्या है, तो देखिए इकाई योजना को विस्तार से हम पढ़ते हैं कि जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम संपूर्ण पाठ या अध्याय भी जिसको कहते हैं का अध्ययन करके उसे पहले कुछ उप इकाइयों में विभाजित करता है और उप इकाइयों में विभाजित करते हुए संपूर्ण पाठ के शिक्षण की एक साथ योजना बनाता है कि मुझे इस पाठ को किस तरीके से पढ़ाना है, तो उस योजना को ही इकाई योजना कहा जाता है। यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में इकाई को यूनिट के नाम से भी पुकारा जाता है, यूनिट प्लान इसको हम कह सकते हैं। तो कहने का भाव अपना यही है कि शिक्षक पहले पूरे पाठ को पढ़ेगा, पूरे पाठ को पढ़ने के बाद में उसको वह क्रमानुसार व्यवस्थित करेगा, छोटी छोटी उप इकाइयों में उसका विभाजन करेगा और उस पूरे पाठ को पढ़ाने की एक साथ योजना बनाएगा, तो उसको ही हम इकाई योजना के नाम से पुकारेंगे। फिर ये इकाई क्या है, तो इकाई गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। समग्रता यानी संपूर्ण, तो संपूर्ण पाठ को एक साथ पढ़ाने की योजना है, इसलिए यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो गेस्टाल्ट का समग्रता सिद्धांत है वो क्या है कि इस समग्रता सिद्धांत के अनुसार ज्ञान एक इकाई है। ज्ञान क्या है, एक इकाई है। अतः बालकों के समक्ष ज्ञान को समग्र अथवा इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अब इस इकाई का प्रयोग कहाँ से शुरू होता है, इसका इतिहास क्या रहा है, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इकाई विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ वो 1920 में इस शब्द का, इकाई शब्द का प्रयोग हर्बर्ट के द्वारा किया गया था। बाद में 1926 ईस्वी में H.C. मॉरिसन हुए और इनके द्वारा इसे
पाठ योजना के रूप में प्रतिपादित किया गया। इकाई योजना को एक तरह से पाठ योजना के रूप में मॉरिसन लेकर के आए, जो आगे चल कर के एक शिक्षण विधि के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इकाई विधि के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। अब ये इकाई वास्तव में क्या है, उस इकाई की कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं। परिभाषाएं भी परीक्षा में पूछी जाती रहती हैं कि यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो पहली परिभाषा आपके सामने आ रही है, इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं तथा विज्ञानों का उपविभाजन है। यह विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों तथा ज्ञान का किसी केंद्रीय विषय, योजना तथा समस्या के गिर्द यानी आसपास ऐसा संगठन है जिसका विकास शिक्षक के नेतृत्व में बालकों के समूह द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से किया जाता है। इसमें नियोजन, योजना की पूर्ति तथा परिणाम का मूल्यांकन सभी सम्मिलित होते हैं। कई बातें इस परिभाषा में आ रही हैं। आपको परिभाषा पूछ ली जाए, पहले सीधा सा दे दिया जाए कि इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं तथा विज्ञानों का उपविभाजन है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो उसका उत्तर है CV गुड महोदय के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया है। इसमें क्रियाओं को, अनुभवों को, ज्ञान को केंद्रीय विषय, योजना आदि के इर्द गिर्द घूम करके एक संगठन के द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से बालकों के नेतृत्व के साथ यह योजना तैयार की जाती है। इसमें 3 चीज़ें मुख्यतः आती हैं, नियोजन, योजना बनाना, योजना की पूर्ति करना और परिणाम का मूल्यांकन करना। इन सभी को इस इकाई में शामिल कर दिया जाता है। यह परिभाषा दी है CV गुड ने। फिर आते हैं, दूसरी परिभाषा आपके सामने है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई है वो किसी भी समस्या या योजना से संबंधित सीखने की जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की समग्रता को या एकता को प्रकट करती है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो उत्तर है थॉमस M रिस्क के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। थॉमस M रिस्क, इसी ने समग्रता का जो सिद्धांत है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, उसके आधार पर अपनी परिभाषा दी है। फिर इसके जो प्रतिपादक हैं SC मॉरिसन, इन्होंने इकाई के बारे में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान या फिर कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। इकाई की यह परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर होगा HC मॉरिसन। फिर आते हैं, बोसिंग महोदय ने भी इसकी परिभाषा दी है और उन्होंने क्या लिखा है, इकाई सार्थक एवं परस्पर संबंधित क्रियाओं की व्यापक श्रृंखला है, जिसका विकास इस रूप में होता है कि बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान किए जा सकें और उन्हें वांछित व्यवहार परिवर्तन प्रतिफलित हो सके। यह परिभाषा इकाई की देने वाले कौन हैं? बोसिंग महोदय। इन्होंने कई चीज़ों को शामिल कर दिया है कि सार्थक एवं परस्पर संबंधित क्रियाओं की व्यापक श्रृंखला इकाई है, इसका विकास है वो बालकों की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर है SK अग्रवाल, एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने लिखा है, इकाई योजना का अर्थ क्रिया, अनुभव तथा ज्ञान के एक केंद्रीय विषय के चारों ओर के संगठन से है, जो शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के सहयोग से विकसित होता है। इकाई की यह परिभाषा किसने दी है? SK अग्रवाल ने दी है। NCERT में भी लिखा है कि इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। इकाई
एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में, समग्र रूप में ज्ञान प्रदान करती है। इकाई की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है। फिर एनसीईआरटी की ही एक श्रृंखला अपने राज्यों में होती है जिसको पहले SIERT कहा जाता था, आजकल उसका नाम RSCERT कर दिया गया है। उस RSCERT उदयपुर के द्वारा क्या लिखा गया है कि मातृभाषा शिक्षण में इकाई योजना के अनुसार, यहाँ देखिए RSCERT उदयपुर द्वारा प्रकाशित मातृभाषा शिक्षण में इकाई योजना एक श्रृंखला है, उसके अनुसार क्या लिखा गया है? इकाई पाठ योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक स्पष्ट चित्र है। इसमें पाठ्य इकाई से संबंधित उद्देश्यों एवं बालक बालिकाओं में संदर्शनीय अपेक्षित योग्यताओं के निश्चय के साथ साथ उन्हीं के अनुकूल वस्तु शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन को नियोजित किया जाता है। ये RSCERT या SIERT उदयपुर है, उसके द्वारा इस परिभाषा को लिखा गया है। अब चलते हैं परिभाषाओं के बाद में। ये परिभाषाएं आपको कुछ शब्दों को ध्यान में रखते हुए जोड़ करके याद करनी है। अब है कि जब कोई शिक्षक इकाई विधि का प्रयोग करता है तो इस इकाई विधि के कितने पद, चरण या सोपान माने जाते हैं। तो पहले हम HC मॉरिसन जो इसके प्रतिपादक हैं उनको देखते हैं। तो HC मॉरिसन के अनुसार इकाई के प्रमुखतः 5 पद, चरण या सोपान माने गए हैं। मॉरिसन के अनुसार इसके 5 पद हैं, चरण हैं, सोपान हैं। वो कौन कौन से हैं 5 पद या चरण? पहला है जांच या अनुसंधान, दूसरा इकाई प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण या क्रियान्विति, चौथा सुव्यवस्थीकरण और पांचवा अभिव्यक्तिकरण या कथन। ये मॉरिसन के अनुसार इकाई के 5 प्रमुख चरण माने गए हैं। जांच या अनुसंधान, दूसरा इकाई प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा सुव्यवस्थीकरण और पांचवा अभिव्यक्तिकरण। क्या होता है इन सब का मतलब? पहला जांच या अनुसंधान चरण क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत अध्यापक के द्वारा चर्चा, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न इत्यादि के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए निर्धारित विषय की जांच की जाती है। कोई भी विषय अपना संबंधित है तो शिक्षक छात्रों से चर्चा करता है, उनसे मौखिक प्रश्न करता है या लिखित प्रश्न भी करता है, और जो उसका विषय है उस विषय से संबंधित जांच की जाती है कि किस विषय में छात्र अधिक रुचि रखते हैं, उसके अनुसार वो योजना तैयार करता है। फिर दूसरा है इकाई प्रस्तुतिकरण। इकाई प्रस्तुतिकरण से क्या तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत भाषण, नाटक, कहानी, प्रश्नोत्तर इत्यादि विधियों या प्रविधियों के माध्यम से सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए इकाई को प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी इकाई पाठ का चयन कर लिया जाता है जांच या अनुसंधान के द्वारा। उसके बाद में शिक्षक कभी भाषण के द्वारा, कभी नाटक अभिनय के द्वारा, कभी कहानी कथन के द्वारा, तो कभी प्रश्नोत्तर के द्वारा कई प्रकार की विधियों का, प्रविधियों का वह प्रयोग कर सकता है, सहायक सामग्री काम में लेता है और उस इकाई को कक्ष में प्रस्तुत करता है। वही इकाई प्रस्तुतिकरण है। फिर तीसरा चरण है आत्मीकरण। ये क्या है? इसके अंतर्गत चर्चा, अभ्यास या प्रयोगशाला अध्ययन इत्यादि के माध्यम से बालकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया जाता है। खुद शिक्षक पढ़ा देगा, फिर बच्चों को भी वह प्रेरित करेगा कि बच्चे खुद अपना स्वाध्याय करें, उस पाठ को पूरा पढ़ें। तो स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना ही आत्मीकरण कहलाता है। उसके बाद में है सुव्यवस्थीकरण। सुव्यवस्थीकरण से क्या मतलब है? इसके अंतर्गत बालकों के विचारों की क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए बालकों से पढ़ाई गई विषय वस्तु पर एक लेख तैयार करवाया जाता है। जो भी पाठ्य वस्तु हमने पढ़ा दी है, जिस अध्याय को हमने पढ़ा दिया है, उसके बाद में हम बच्चों से कहते हैं कि आपने इसमें जो पढ़ा है उसको एक लेख के रूप में क्रमानुसार व्यवस्थित करके लिखिए। वही सुव्यवस्थीकरण हो जाता है। और पांचवा चरण आता है अभिव्यक्तिकरण या कथन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत
बालक है वो पढ़ी गई विषय वस्तु को कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करता है, अपने साथियों के सामने उस पूरे पाठ को, पूरी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। फिर सभी छात्र उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा के उपरांत उसमें कोई आवश्यक सुधार होते हैं तो वो आवश्यक सुधार कर लिए जाते हैं और उसके बाद पुनः उस लेख को लिखवाया जाता है। ये अभिव्यक्तिकरण या कथन हो जाता है। इस तरीके से इकाई के 5 चरण आ जाते हैं। एक तरह से पहला इकाई का चयन करना कि हमें क्या पढ़ाना है, वही जांच या अनुसंधान है। फिर उसकी योजना बना करके उसको कक्षा कक्ष में प्रस्तुत कर देना प्रस्तुतिकरण है। बालकों को भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना आत्मीकरण है। फिर बालक ने जो पढ़ा उसके लिए बालक से खुद एक लेख लिखवाना क्रमानुसार, वो सुव्यवस्थीकरण है। फिर उस लेख को अन्य छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, उस पर चर्चा होती है, आवश्यक सुधार कर लिए जाते हैं और आवश्यक सुधार के बाद पुनः उसको पूरे सारांश रूप में लेख के रूप में तैयार करना पड़ता है, वही अभिव्यक्तिकरण है। ये तो मोरिसन के अनुसार 5 पद थी। कभी पूछ लिया जाए कि थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई के कितने चरण माने गए हैं, तो थॉमस एम रिस्क जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इकाई योजना के 3 चरण ही स्वीकार किए हैं। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? पहली है इकाई की प्रस्तावना, दूसरा है इकाई का विकास और तीसरा है इकाई की पूर्ति। एक तरह से उसको पाठ योजना ही मान ली है थॉमस एम रिस्क ने। तो इकाई की प्रस्तावना पहले तैयार है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण विकास होगा, फिर उसकी पूर्ति कोई अन्य चीजें आवश्यक है तो वो मान ली जाती हैं। तो मोरिसन के अनुसार 5 चरण और थॉमस एम रिस्क के अनुसार 3 चरण ही माने गए हैं। अब पूछा जाता है कि इकाई के कितने भेद होते हैं, इकाई के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, इकाई के प्रमुख रूप से 2 भेद माने जाते हैं और पुनः दोनों के 3-3 उपभेद और स्वीकार कर लिए जाते हैं। किसके अनुसार? तो देखिए, थॉमस एम रिस्क एक विद्वान हुए हैं। इन्होंने अमेरिकन शिक्षाविद 2 हुए, एक कॉसबेल और एक कैंपबेल। कॉसबेल और कैंपबेल इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोनों ने मिलकर के, जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम का विकास। ये पुस्तक कभी ये पूछ लीजिए, करिकुलम डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रॉसबेल और कॉम्बेल हैं। इस थॉमस एम रिस्क ने इस पुस्तक को पढ़ा और इस पुस्तक के आधार पर इकाई के भेदों का वर्गीकरण किया। और वो भेद कितने माने कि इकाई के प्रमुखतः 2 भेद होते हैं और दोनों के पुनः 3-3 उपभेद स्वीकार किए जाते हैं। क्रॉसबेल के अनुसार, कैम्पबेल के अनुसार या थॉमस एम रिस्क के अनुसार अपन कह सकते हैं कि इकाई के प्रमुख रूप से 2 भेद होते हैं। पहले वो 2 भेद कौन कौन से माने जाते हैं? वो है पहला पाठ्य वस्तु संबंधी इकाइयाँ और दूसरा है अनुभव से संबंधित इकाइयाँ। पहले इकाई के 2 भेद होंगे, पाठ्य वस्तु संबंधी इकाइयाँ और अनुभव से संबंधित इकाइयाँ। फिर इन दोनों के पुनः 3-3 उपभेद होंगे। वो 3-3 कौन से होते हैं? पहले पाठ्य वस्तु संबंधी इकाइयों के 3 उपभेद देखें तो प्रकरण से संबंधित इकाई, सामान्यीकरण इकाई और वातावरण के किसी विशेष पक्ष पर आधारित इकाई। पाठ्य वस्तु संबंधी इकाई के 3 उपभेद हैं, प्रकरण इकाई, सामान्यीकरण इकाई या वातावरण के किसी विशेष पक्ष पर आधारित इकाई। दूसरा अनुभव से संबंधित इकाइयां हैं, इसके भी 3 उपभेद हैं। एक तो रुचि पर आधारित इकाई, एक प्रयोजन उद्देश्य पर आधारित इकाई और एक आवश्यकता पर आधारित इकाई। ये अनुभव के आधार पर इकाई है, उसके 3 उपभेद हो जाएंगे, रुचि, प्रयोजन और आवश्यकता। परीक्षा में इनके भेदों पर ही आधारित प्रश्न, नामों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। तो पहले 2 भेद मानेंगे और दोनों के 3-3 उपभेद स्वीकार करेंगे। अब चलते हैं कि इकाई विधि के गुण क्या है, लाभ क्या है। तो देखिए, पहली चीज हमने पढ़ा कि इकाई विधि में प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी उप इकाइयों में बांट लिया जाता है, जिससे बच्चे विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं।
तो पहला लाभ ये है कि इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी उप इकाइयों में बांट करके शिक्षण कराया जाता है, जिससे बच्चे विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। शिक्षक पहले पूरे पाठ को पढ़ता है, पूरे पाठ को पढ़ करके छोटी छोटी उप इकाइयों में उसका विभाजन करता है, फिर क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करता है और उसके अनुसार दैनिक पाठ योजनाओं के माध्यम से उसका शिक्षण करवाया जाता है, जिससे बच्चे पूरे पाठ को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। यह विधि विभिन्न प्रकार के कौशलों के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती है। जो भी कौशल हैं अपने, उन सभी कौशलों का विकास इसमें हो जाता है। तो हर कौशल के विकास के लिए एक स्वाभाविक वातावरण का निर्माण करने वाली विधि भी मानी जाती है। फिर देखें तो इस विधि के प्रयोग से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। आत्मीकरण जो आया था पद कि उसमें स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया जाता है, तो बच्चों में स्वाध्याय करने की, खुद पढ़ने की एक तरह से आदत विकसित हो जाती है। इस विधि के प्रयोग से छात्रों में सहयोग, नेतृत्व एवं धैर्य के साथ उत्तरदायित्व पूर्वक कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चे आपस में सहयोग करते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है, धैर्य के साथ में उत्तरदायित्व के साथ वो अपना कार्य पूरा करते हैं। तो ये सभी गुण विकसित करने में ये सहायक मानी जाती है। फिर इस इकाई विधि के दोष क्या हो सकते हैं? तो दोषों, जिसमें गुण है तो कमियां भी होती हैं। तो देखिए, इस विधि से शिक्षण के लिए कुशल, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। कोई साधारण शिक्षक इससे पढ़ा नहीं सकता है, उसको विभाजन करना होगा, विभाजन में भी क्रम व्यवस्थित करना होगा। इस तरीके से जो अनुभवी होगा वही एक सफल शिक्षक बन सकता है, साधारण शिक्षक इसमें सफल नहीं हो सकता। फिर सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों या उप इकाइयों में बांट करके शिक्षण नहीं करवाया जा सकता है। अपन कुछ छोटी मोटी पाठ्य वस्तुओं को तो इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सभी विषय वस्तु को, सभी बिंदुओं को हम इस प्रकार से विभाजित करके नहीं पढ़ा सकते। तो उन्होंने इसको एक दोष मान लिया। और जब विभाजन करते हुए धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता, यह भी इसका एक दोष मान लिया जाता है। कुछ और तथ्यात्मक जानकारियां जिनसे प्रश्न आ सकते हैं तो ये पढ़ भी चुके हैं, पुनः एक बार देख लेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में इकाई का प्रयोग सबसे पहले कहाँ, कब और किसके द्वारा किया गया। तो इकाई शब्द को शिक्षा में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट को दिया जाता है। हर्बर्ट ने 1920 ईस्वी में इकाई शब्द का पहले शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया था। फिर देखें, जेम्स एम ली ने इकाई को विषय वस्तु के क्षेत्र में संगठन का ढांचा, विषय वस्तु के क्षेत्र में संगठन का ढांचा कह करके पुकारा है। प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न तो कर लें, विषय वस्तु के क्षेत्र में संगठन का ढांचा किसको कहा जाता है? वार्षिक योजना को, इकाई योजना को, पाठ योजना को या सभी को? तो उत्तर होगा इकाई योजना को। और फिर आ जाए, इकाई को विषय वस्तु के क्षेत्र में संगठन का ढांचा किसने कहा? तो उत्तर होगा जेम्स एम ली ने कहा। फिर देखिए, सामान्यतः किसी इकाई को संपादित करने के लिए 2 से 3 सप्ताह का समय संचालनीय समय माना जाता है। कि कोई भी पाठ होता है, उस पाठ को हमें कितने समय में पूरा करना होगा। तो ज़्यादातर एक इकाई के लिए हम 2 सप्ताह भी चयन कर सकते हैं। कुछ बड़े पाठ अध्याय आ जाते हैं तो अधिक समय भी लग सकता है। तो 2 से 3 सप्ताह का समय है वो एक इकाई के लिए उपयुक्त समय माना गया है। ये अपनी इकाई योजना, इकाई विधि से संबंधित कुछ बातें हैं, इनको पढ़ करके आप इकाई से संबंधित प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें तथा कमेंट बॉक्स में चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको जैसा भी लगे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे यदि कोई कमी रह रही है तो आगे के वीडियोज़ में उनमें सुधार किया जा सके। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।